नमस्कार, करंट इकोनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स सीरीज का 14 पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद करती हूँ सब लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार मजबूत बना रहे होंगे। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और रेगुलर करंट अपडेट्स जानते रहिए। आज की जो हमारी मुख्य न्यूज रहेंगी उनमें सबसे पहली न्यूज हमने पीआईबी से उठाई है, जो है G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग। इससे पहले हमने G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्टर की मीटिंग के ऊपर बात की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो सेशन भी, वो वीडियो लेक्चर भी जरूर देखा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोविड इंडिया सेवा क्या है। ये एक ट्विटर हैंडल अकाउंट है और एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हम, चूंकि आज 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो ये क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आजकल चर्चा में ई कॉमर्स कंपनी और एसेंशियल गुड्स कम्युनिटीज जो हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम ओपीडी मोबाइल वैन सेवा जो कि राजस्थान में शुरू की गई है, कितनी है, क्यों शुरू की गई है, क्या इससे होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जियो और फेसबुक की जो पार्टनरशिप हुई है, जिसमें फेसबुक ने जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीद ली है, तो ये क्या है उसको भी हम जानेंगे। उसके बाद एज यूजुअल हम अपने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब देंगे। उससे पहले आज का क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस क्वेश्चन का जवाब भी इस वीडियो के नीचे यूट्यूब सेक्शन में प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि हम बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि जब आप हमारे प्रश्नों का लगातार जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यानी अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिससे कि जो भी कृषि आपूर्ति श्रृंखला है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहुंचाने हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है आपको बताना है। पहला आपका ऑप्शन है किसान सेवा, दूसरा है किसान रथ, तीसरा है किसान पुरुष और चौथा है किसान गाड़ी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। आपको अगेन इस क्वेश्चन का जवाब हमारे इस वीडियो के नीचे यूट्यूब सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। आइए अब हम आते हैं अपनी पहली न्यूज के ऊपर। आज की पहली न्यूज हमने पीआईबी से उठाई है, जो है G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। इससे पहले हमने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग को देखा था। वो मीटिंग 10 अप्रैल को हुई थी और एनर्जी सेक्टर को फोकस करती थी। ये मीटिंग 21 अप्रैल को हुई है और एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करती है। ये मीटिंग भी वर्चुअल मीटिंग थी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ये मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग का जो मुख्य मुद्दा रहा वो ये रहा कि कोविड-19 की वजह से फूड सिक्योरिटी पर और पोषण सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको देखना, यानी खाद्यान्न सुरक्षा पर और पोषण की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का, उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में बात करना ही इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा रहा। हमें पता है कि G20 देशों की जो होस्टिंग है 2020 में सऊदी अरेबिया कर रहा है, तो इसीलिए इस मीटिंग को भी चेयर किया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा। इस मीटिंग को अटेंड किया G20 की जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सब ने, प्लस गेस्ट कंट्रीज ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। भारत की तरफ से इस मीटिंग को जो है इंडिया के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा अटेंड किया गया। इस मीटिंग के मुख्य मुद्दे क्या रहे? इस मीटिंग के मुख्य मुद्दे रहे कि अवॉइड की फूड वेस्टेज को एंड लॉसेस को अवॉइड किया जाए, यानी ना तो हमें खाद्यान्न की हानि करनी है, ना ही हमें खाद्यान्न को बिगाड़ना है। दूसरा इसका मुख्य मुद्दा रहा कि हम जो खाद्यान्न की जो सप्लाई है, यानी खाद्यान्न की जो आपूर्ति है उसमें निरंतरता बनाए रखें, यानी मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ फूड सप्लाई। तीसरा जो हमारा की पॉइंट है, तीसरा जो मुख्य चर्चा की गई इस मीटिंग में वो ये थी कि हम रिसर्च को प्रमोट करें, जिम्मेदार निवेश को प्रमोट करें, नवाचार को प्रमोट करें और जितने भी सुधार हैं उनको प्रमोट करें, जिससे कि
कृषि क्षेत्र में और खाद्यान्न की जो व्यवस्था है उसमें निरंतरता बनी रहे, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और रेजिलियंस यानी कि लचीलापन बना रहे। यानी जब भी ऐसे कोई हालात आ जाएं, आपदा, महामारी जैसे, तो हम उस आपदा से लड़ सकें और उसका जो है वो बेहतर प्रबंधन कर सकें, जिसके लिए कि नए नए रिसर्च होनी चाहिए, अनुसंधान होनी चाहिए, उनको प्रमोट किया जाए और इसके अलावा जो है नवाचार किया जाए कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर मार्केट को, फूड सप्लाई को, फूड सिक्योरिटी को, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को, सेफ्टी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी रिसर्च की जाए और उसके अंदर जो एक जिम्मेदारी पूर्वक निवेश भी किया जाए। तो ये इस मुख्य जो मीटिंग थी उसके मेन हाइलाइट्स हैं। यहाँ पर भारत ने अपनी तरफ से पक्ष रखा कि कोविड-19 के दौरान चूंकि सभी क्षेत्र, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, वो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन भारत की ये लगातार ये कोशिश है कि कोई भी भुखमरी का शिकार ना हो, सबको खाद्यान्न की आपूर्ति जो है वो अच्छे से हो सके। प्लस जो है कोविड-19 की वजह से जो है वो प्राथमिक सेक्टर में कम से कम प्रभाव पड़े या कम से कम प्रभावित प्राथमिक सेक्टर हो, इसके लिए जो सरकार प्राथमिक सेक्टर में कई तरीके की रियायतें, सहूलियतें दे रही हैं, इस चीज को भी जो है भारत की तरफ से इस मीटिंग के दौरान रखा गया। थोड़ा सा हम यहाँ पर G20 को देख लेते हैं, क्योंकि ये G20 की वर्चुअल मीटिंग थी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की। तो G20 है क्या? 1997 में फाइनेंशियल जब क्राइसिस बहुत ज़्यादा आया, तो उस समय जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज थी, जो कि देश की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप ऑफ 7 बनाया, जो कि बाद में 26 सितंबर 1999 को ग्रुप ऑफ 20 हो गया, यानी जिसमें टोटल 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन संघ शामिल है। और भारत G20 का सदस्य देश है, या G20 की जो है वो मेंबर कंट्री भारत है, भारत इसमें शामिल है। अगर G20 की कितना महत्वपूर्ण है, G20 की महत्ता की बात करें तो हम देख सकते हैं कि G20 कंट्री जो है उसमें सारे महाद्वीपों की जो विकासशील और विकसित बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो शामिल होती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में G20 का जो योगदान है लगभग 80% है। और G20 कंट्रीज में जो है वो लगभग विश्व की 2/3 आबादी निवास करती है। यदि इसके होस्ट को देख लें कि वर्तमान में इसके होस्ट कौन है और आगे 2 साल तक कौन रहने वाले, तो कई बार जो है वो प्रश्न इस तरीके से भी आ जाते हैं कि 2022 में G20 देशों की अध्यक्षता किसे प्रदान की गई है, तो उसका सही आंसर होगा भारत को। हाँ जी, जहाँ पर 2020 में सऊदी अरेबिया अध्यक्षता कर रहा है G20 कंट्रीज की, वहीं 2021 में ये अध्यक्षता इटली को सौंपी गई है और 2022 में G20 देशों की अध्यक्षता भारत के पास है, जो कि अपने आप में इसको महत्वपूर्ण बना देता है। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी सेकेंड न्यूज के ऊपर। सेकेंड न्यूज है हमारी कोविड इंडिया सेवा से रिलेटेड। हमें पता है कि आजकल कोविड-19 के दौरान जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं कि कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी हमारी क्वेरीज हैं, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक इंटरैक्टिव ई प्लेटफॉर्म ट्विटर हैंडल अकाउंट जो है वो लॉन्च किया, जिसका नाम है कोविड इंडिया सेवा। इसमें है क्या, ये किस उद्देश्य से ये जो है वो ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो है वो पारदर्शी ई गवर्नेंस जो है वो लोगों को सही समय पर, उचित टाइम पर, रियल टाइम पर प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी नागरिकों के द्वारा कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन का जवाब जो है वो रियल टाइम में प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी हमने देखा कि इस कोविड इंडिया सेवा का मुख्य उद्देश्य है अनेबलिंग ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस डिलीवरी इन रियल टाइम, यानी पारदर्शी ई गवर्नेंस जो है वो की सुविधा जो है सही समय में प्रदान की जाए और लोगों की क्वेरीज का, नागरिकों की जितनी भी क्वेरीज हैं उनका क्या दिया जाए, जवाब दिया जाए। इसके अंतर्गत जैसे ही ट्विटर हैंडल अकाउंट में जाकर आप अपनी समस्या के बारे में पोस्ट करोगे, उस समस्या को जो है रिलेटेड अथॉरिटीज के पास साथ के साथ भेजा जाएगा और साथ के साथ जो है उसका जवाब जो है वो आपको जो है ट्विटर हैंडल अकाउंट में प्रदान किया जाएगा। और इसमें जो है वो व्यक्ति की सिक्योरिटी का, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उसका डेटा जो है वो लीक
ना हो, या उससे रिलेटेड जो भी पर्सनल जो डिस्कशन है इसके अंतर्गत नहीं होगा। इसका मुख्य जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि दिस विल एम्पावर पब्लिक टू रीच आउट टू द अथॉरिटीज, कि ये लोगों को मजबूत बनाएगा, एम्पावर बनाएगा कि वो जो है वो अथॉरिटीज के पास, जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज हैं उनके पास जो है वो उनसे जो है वो अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो सही समय में प्राप्त कर सकें। तो इसमें हमने देखा कि कोविड इंडिया सेवा जो है वो अपने आप में जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो लोगों को मजबूत करती है उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी हानि या थोड़ी सी समस्या जो है वो इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो ये है कि चूंकि सभी लोगों के जो अकाउंट हैं वो ट्विटर पर नहीं होते, सभी लोग ट्विटर पर नहीं होते, ऐसी स्थिति में जो है बहुत ज़्यादा जो है आम जनता को जो है इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म है, वो नहीं जोड़ पाते। हालांकि भारत में फिर भी स्थिति काफ़ी बेहतर है कि सभी लोग जो है वो ई प्लेटफॉर्म से, सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं। ट्विटर के बारे में मैं बात करूँ तो ट्विटर एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग जो है वो साइट है, और 2006 में जो है वो ट्विटर दुनिया में आया। आइए अब हम आते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के ऊपर। हमारी अगली न्यूज़ है वर्ल्ड अर्थ डे को लेकर। आज 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 1970 से विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। अब की बार जो इसकी थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। कई बार जो क्वेश्चन वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे 2020 की थीम क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए क्लाइमेट एक्शन। 2019 में वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम रही थी वो प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज रही थी। अब की बार 1970 से लेकर 2020 तक इसे 50 वर्ष हो चुके हैं, तो अब की बार 50th एनिवर्सरी जो है वर्ल्ड अर्थ डे की मनाई जा रही है, जो अपने आप में इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे को खास बना देती है। इसके जो फाउंडर हैं वो ग्रेलॉर्ड नेल्सन हैं, जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं और पर्यावरणविद हैं। हुआ ये कि 1970 के दौर में अमेरिका में एक अभियान चलाया गया जिसमें कहा गया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कोई ना कोई एक दिन जो है वो निश्चित किया जाना चाहिए, जिसके लिए विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाने लगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि पूरे विश्व में पृथ्वी के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई जाए। यूएन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि 2009 से हम इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी 22 अप्रैल को मनाएंगे। अब की बार चूंकि लॉकडाउन है 2020 में और विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो सिमट गई हैं, ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता यदि हमें फैलानी है तो अब की बार ऑनलाइन एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट पर, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एक्टिविटीज की जाएंगी जिससे कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। हमारी अगली न्यूज ई कॉमर्स कंपनी को लेकर है। ये आजकल चर्चा में है क्योंकि गृह मंत्रालय के द्वारा पहले ये कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा 20 अप्रैल से असेंशियल और नॉन असेंशियल गुड्स की डिलीवरी की जा सकती है, परंतु दोबारा गृह मंत्रालय ने ये निर्देश निकाले हैं कि लॉकडाउन 2.0 में जो है ऑनलाइन कंपनीज के द्वारा या ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा नॉन असेंशियल गुड्स की डिलीवरी नहीं की जाएगी, केवल असेंशियल गुड्स की डिलीवरी ही की जाएगी। और वो असेंशियल गुड्स कौन सी होंगी उनका निर्णय भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए जो है ये ई कॉमर्स कंपनी आजकल चर्चा में है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। तो इसीलिए ई कॉमर्स जो है अपने अभी जो है बेहद इम्पोर्टेंट हो गया है। आइए अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज के ऊपर। हमारी अगली न्यूज है ओपीडी मोबाइल वैन सेवा को लेकर। राजस्थान सरकार ने ओपीडी मोबाइल वैन सेवा शुरू की है क्योंकि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में आम नागरिकों को और बुजुर्गों को सहूलियत उपलब्ध करवाने के लिए ये सेवा शुरू की गई है। इसके तहत 400 आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मेडिकल वैन सेवाएं जो है विभिन्न उपखंड मुख्यालयों पर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर काम करेंगी। सामान्य बीमारी होने पर वही उसका इलाज करेंगी और गंभीर बीमारी होने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेंगी।
ये जो मुख्य काम किया गया है वो कोविड-19 से लड़ने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर, जो है जियो और फेसबुक की पार्टनरशिप को लेकर। जियो के अंतर्गत फेसबुक ने 9.99% की हिस्सेदारी खरीद ली है। यानी अब जियो के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे उन पर फेसबुक का कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। हमें पता है कि जियो मुकेश अंबानी की कंपनी है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक प्लेटफॉर्म है। वहीं हम फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक के संस्थापक जो है वो मार्क जुकरबर्ग हैं और ये एक अमेरिका की सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है। अब हम पिछले अपने वीडियो सेशन या वीडियो लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे प्रश्नों का जवाब जो है वो रेगुलरली यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं। मैं यहाँ पर निर्मला गहलोत का नाम लेना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल सही जवाब जो है उपलब्ध करवाया है। सिविल सर्विस डे के लेकर कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पहला हमने यहाँ पर पूछा था कि 2006 से 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया था कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाता है सिविल सेवकों को प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, तो ये भी यहाँ पर सही है। सी था हमारा कि महात्मा गांधी ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने नहीं कहा बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा है। किसने कहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद चौथा ऑप्शन था, वर्तमान समय में उत्पन्न हुई चुनौतियों के लिए सिविल सेवकों को अभिप्रेरित करना ही 21 अप्रैल को सिविल सेवक डे मनाने का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी सही है। यानी यहाँ पर हमारा कौन सा असत्य कथन है? तीसरा। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को पसंद करते रहिए, लाइक करती रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए और हाँ, हमारे चैनल करंट नॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।